Welcome students again in my YouTube channel Economic Amazon. Kindly subscribe it and like it also. Yes, today we will discuss about some precautions related to national income while we calculate the national income. Then some basic problems which we generally face. कंफ्यूजन जो हो जाता है किस चीज़ को ऐड करना है नहीं करना है, काफ़ी पढ़ा है चैप्टर में डिटेल में, बट स्टिल वी हैव सम डाउट्स. कुछ डाउट्स होते हैं, अचानक क्वेश्चन आता है, तो हियर वी विल टेक सम एग्जांपल. क्या उनको जोड़ा जाए, नहीं जोड़ा जाए, क्यों नहीं जोड़ा जाए या क्यों जोड़ा जाए. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द हेडिंग is given here, what should be included in national income or not. The first जो अपना एग्जांपल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस. Yes, it will be included in the national income as it is the part of capital formation. ये आपको पढ़ाते टाइम बताया था, जो हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे गवर्नमेंट करती है या फिर हम इंडिविजुअली हाउस होल्ड करते हैं, तो इसको ऐड करते हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. सेकेंड वन इज विनिंग अ लॉटरी. ये एग्जाम्पल है विंडफॉल गेन्स का, जो अचानक हो जाते हैं. नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. आंसर क्या इसका? इट विल not be included in the national income as it does not add to the flow of goods and services. इससे गुड्स और सर्विसेज का कोई फ्लो इकोनॉमी में नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं जोड़ा जाएगा. थर्ड आपके पास आता है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स लाइंग विद द ट्रेडर. किसी व्यापारी के पास जो स्टॉक होता है ऑलरेडी, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जब वो बढ़ी हुई कीमत पे उसको बेचता है, तो वो जो एडिशनल जो प्राइस होती है, क्या उसको हम जोड़ेंगे? देन आंसर इज नो, it will not be included in the national income as it does not amount to any flow of goods and services. तो ये जो अचानक होने वाला फायदा है प्राइस बढ़ने के कारण, इसको नहीं जोड़ा जाएगा. इट इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल. ऐसा शायद आपने पहले नहीं पढ़ा है. ये भी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ एग्जाम्पल है जो मैंने कलेक्ट किए वहाँ से, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसी तरीके के. तो नेक्स्ट है नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में. नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कंजप्शन पर्पज. क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा लिया गया जो लोन होता है, उस पे दिया गया इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट के कंजप्शन पर्पस के लिए. तो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट हो या इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट, इसको नेशनल इनकम में आपको नहीं जोड़ना है. नंबर 5, रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर. एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो रहने में फ्री घर मिलता है विदाउट रेंट, क्या उसको जोड़ा जाएगा? या आपने पढ़ा है. यस, इट इज इंक्लूडेड, क्योंकि ये क्या होता है, पेमेंट इन काइंड है. ठीक, वेजेस इन काइंड, एक तो कैश आपको सैलरी मिलता है और एक पेमेंट इन जो काइंड होता है, ये उसमें इंक्लूड होता है. तो ये अपने जो कंपनसेशन का पार्ट होता है, इसको आप जोड़ेंगे. नंबर 6 है प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया. जो फॉरेन बैंक इंडिया में काम करते हैं, उन्होंने जो प्रॉफिट यहाँ से अर्न किया है, देन हाउ विल यू ट्रीट while calculating national income? Answer is no, it is not included in the national income as it is a part of factor income paid abroad. क्योंकि ये वो इनकम का पार्ट है जो फॉरेन या एब्रोड चला जाता है. तो जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड निकालते हैं, तो जो विदेशों से पैसा आने वाला है, उसमें से इसको माइनस करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड निकाला जाता है. अब अगर ये ऑपोजिट होता कि प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन बैंक फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर इंडियन बैंक की ब्रांच किसी दूसरे कंट्री में, वहाँ जो प्रॉफिट अर्न किया गया उसको हम जरूर जोड़ लेंगे. बट यहाँ क्या था, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड. इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम. जब आप डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में जाते हैं ना, तो ये वाला प्रॉफिट का हिस्सा उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है और ऐड क्या होता है, जो फॉरेन से इंडिया इनकम आई है उसी को, इन दोनों के डिफरेंस को आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIA बोलते हो, शॉर्ट में नेफा. नंबर 7, परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट. जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट को काफ़ी प्रमोट किया है,
तो टूरिस्ट एक तरीके का इंडस्ट्री बन गया हमारे यहाँ। तो परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट और फूड परचेज बाय अ फॉरेन टूरिस्ट एट द होटल इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली एक एग्जांपल है, इंडिया में कहीं भी वो कहीं भी खाना खाए तो वो हो सकता है। तो यस ये इंक्लूड होगा, यस परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट एज एक्सपोर्ट्स एंड देयरफॉर दे आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से जाते हैं ना तो ये कंजप्शन बाय फॉरेन जो टूरिस्ट उनके द्वारा हो जाता है, तो इसको आप जरूर जोड़ेंगे, एज अ एक्सपोर्ट ट्रीट कर लिया जाता है कई बार इसको। नंबर 8 आता है रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट ऑन देयर बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू फॉरेनर इन इंडिया। कोई फॉरेनर आता है, उसको हमने अपनी बिल्डिंग दी है किराए पे, आपको किराया मिलेगा, तो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ द पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है, जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड निकालते हैं तो उसमें ये हिस्सा जुड़ता है, और जो यहाँ से बाहर पैसा गया उसको माइनस करते हैं। नंबर 9 पेमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ फी टू द लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर प्रैक्टिकल हुआ स्कूल में, तो ये उसी में एक्सटर्नल ने पूछा था स्टूडेंट्स से। इट इज़ एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है ये फॉर द फर्म बिकॉज इट इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ सर्विसेज बाय प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, सो इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म टू अराइव एट द लेवल एट द वैल्यू एडेड। जो अपने पास टोटल जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें से आप इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते हैं ना, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। तो अब रॉ मटेरियल में क्या होता है, कई बार सर्विसेज भी तो इंक्लूडेड है। तो जब आपने उसका लॉयर की सर्विसेज ले ली, ऐसे अकाउंटेंट की सर्विस भी हो सकती है। जैसे ये क्वेश्चन आपको चेंज किया जाता है, पेमेंट ऑफ फीस टू द अकाउंटेंट, ये लॉयर था, अकाउंटेंट होगा तो उसकी भी सर्विस है, तो वो भी आपके पास इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में होगा। तो एक एग्जाम्पल होता है यहाँ पे लॉयर। अब सपोज करो एग्जाम में अकाउंटेंट का आ जाता है तो भी आप उसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से जाते हैं तो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है। तो इसको आप जैसे रॉ मटेरियल वाले को डिडक्ट करते हैं टोटल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू एडिशन निकालने के लिए, वैसे ही ट्रीट करेंगे। नंबर 10 फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर आपको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री प्रोवाइड करवाता है और फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइडेड टू द डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट को फ्री लॉजिंग बोर्डिंग मतलब रहना और खाना दोनों फ्री होता है। जैसे स्कूल में मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो वहाँ पे मेरे को रहने का भी हॉस्टल में मिला है, और जो मैस है वहाँ भी चार्ज नहीं लगता है। येस इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज फ्री सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है तो उसमें इसको ऐड किया जाता है। और ये पेमेंट इन काइंड में ऐड होता है। किस में होता है, पेमेंट इन काइंड। कैश सैलरी अलग होता है, ये पेमेंट इन काइंड है। नंबर 11 गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड और गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। या तो आपको एब्रॉड से कोई गिफ्ट आ जाता है विदेशों से अचानक, या गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर आपको खुश होकर कोई गिफ्ट देते हैं। तो तब क्या होता है, जैसे अक्सर टीचर्स डे पे अपने स्कूल में क्या होता है, टीचर्स को एक पार्टी के लिए लेके जाया जाता है, पिकनिक सॉरी, तो वो क्या होता है एक तरीके का गिफ्ट ही मान लो। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, नेशनल इनकम एज गिफ्ट्स रिसीव्ड आर ट्रांसफर इनकम। ठीक, तो इसके जो आंसर में अपने पास आता है, जो नेशनल इनकम है एज अ गिफ्ट रिसीव्ड एज अ ट्रांसफर इनकम में उसको माना जाता है कि हमारी ट्रांसफर इनकम है, और ट्रांसफर इनकम को कभी नहीं जोड़ा जाता है। तो यह कंप्लीट आंसर नहीं लिखा है, तो आप इसको क्या कहेंगे, से नो भी, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये दोनों चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। ठीक, क्योंकि इसके बदले में कोई फैक्टर जो है ऐसे, मतलब ये प्रोडक्शन में कुछ गुड आउटफ्लो ऑफ गुड सर्विस का नहीं होता है। ठीक, ये तो एक तरीके से रिवॉर्ड हो जाता है। नंबर 12 प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रॉम इट्स केमिकल बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये रिलायंस इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है।
कोई भी हमारा इंडियन जो कंपनी है अगर वो किसी अदर कंट्रीज, जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया है, रिलायंस ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, उसका जो प्रॉफिट है वो ज़रूर ऐड होगा क्योंकि वो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाता है. यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है. तो जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालते हैं तो ये जुड़ता है. और अगर कोई फॉरेन ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी इंडिया आके प्रॉफिट अर्न करके लेके जाता है तो उसको माइनस करते हैं. नंबर 13 है सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया. तो अब ये एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन जो पर्सन है उनकी सैलरी जो रशियन एम्बेसी होती है, एम्बेसी से होती है लोकेटेड इन इंडिया. तो ये आपने पढ़ा है, ये इंक्लूड होगा क्योंकि जो इंडियन है हमारे वो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं. यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का ही पार्ट माना जाएगा. अब कई बच्चे ये क्वेश्चन बोल लेते हैं, सर वो एम्बेसी तो इंडिया में, तो फिर वो एब्रॉड का पार्ट कैसे हुआ? तो आपने पढ़ा था जो हमारी जो टेरिटरी होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, तो जो रशियन एम्बेसी है, चाहे अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, पाकिस्तानी एम्बेसी है, चाइना वाली एम्बेसी है, तो चाहे वो इंडिया में उनका लोकेशन होगा बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी. उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है बिकॉज वी कैन नॉट मूव देयर फ्रीली, और गुड्स और सर्विसेज का भी वहाँ फ्लो फ्रीली नहीं होता है. दैट इज़ वाई दे आर द पार्ट ऑफ फॉरेन, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होता. तो इस इनकम को आप फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ट्रीट करेंगे. नंबर 14 सब्सिडाइज लंच सर्व्ड टू द वर्कर इन अ फैक्ट्री. किसी फैक्ट्री में जो लंच होता है उसको सब्सिडी पे ऑफर किया जाता है. और फर्म इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फैमिली, या फिर कोई फर्म अपने एम्प्लॉय की फैमिली का मेडिकल ट्रीटमेंट जो है खुद अफोर्ड करता है, या सब्सिडाइज लंच होता है. तो यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयरफॉर इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. ये भी कैसा पार्ट होता है? इन काइंड. क्या बोलेंगे आप इसको? इन काइंड. जैसे आपके पास वो हाउस था ना विदाउट रेंट का, लॉजिंग बोर्डिंग चार्ज नहीं लगता, तो वो इन काइंड सैलरी होगी. तो ये भी इन काइंड का ही फॉर्म है और ये आपके कंपनसेशन का पार्ट है, तो इसको भी आप जरूर जोड़ेंगे. नंबर 15 ओल्ड एज पेंशन. तो ओल्ड एज जो पेंशन है पहले आप पढ़ चुके हैं, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है बिकॉज ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, क्योंकि इसके बदले में कोई भी आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई है, फैक्टर इनकम जनरेट ये नहीं करता है. नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट एंड ट्रांसफ़र इनकम फॉर द रिसीवर. तो ट्रांसफ़र जो पेमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम में. ओल्ड एज पेंशन मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद रिटायरमेंट पेंशन. तो कई बार बच्चे ओल्ड एज पेंशन को रिटायरमेंट पेंशन ही समझ लेते हैं. जो रिटायरमेंट पेंशन है उसको आप इंक्लूड नेशनल इनकम में करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट जो पेंशन है वो ड्यू टू योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बिफोर कंप्लीटिंग द 60 ईयर ऑफ योर एज. तो उससे पहले जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी उसके बदले में आपको दिया जाता है. तो रिटायरमेंट पेंशन को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, ओल्ड एज पेंशन को नहीं जोड़ा जाता है. ओल्ड एज पेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज ट्रांसफर पेमेंट. ऑन द अदर हैंड रिटायरमेंट पेंशन इज इंक्लूडेड in national income as it is a part of COE. So that's all for this video students. हमने इसमें 15 कंप्लीट किया था. आई हैव अनदर एग्जाम्पल, ये 70-80 एग्जाम्पल हैं. देन वी विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू. होप यू आर एंजॉइंग ऑनलाइन स्टडीज. ओके.